हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में साइंस मास्टर कैडर 2022 की जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री सेक्शन की डिटेल डिस्कशन के बारे में, उसी सीरीज़ में हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिकॉर्ड करते टाइम जो न्यूक्लियस है यानी कि न्यूक्लियई हैं वो कौन से टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स देखेंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका लिंक किसी भी एटम के न्यूक्लियस से है। हमें एटम के न्यूक्लियस पे फोकस करना है और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में फंडामेंटली अगर हम देखें तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब दोनों के दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस में मोशन में हैं और उस मोशन के कारण इन पार्टिकल्स के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर हम इन इंडिविजुअल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम देखें तो हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी जिसे हम बोलेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस बेसिकली एक टोटल एंगुलर मोमेंटम पोसेस करता है। और अगर वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मींस स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, तो हम उस टोटल एंगुलर मोमेंटम को एक टर्म दे देते हैं। उस टर्म का नाम है न्यूक्लियर स्पिन, जिसे हम क्वांटम नंबर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फंडामेंटल चीज़ हमने ये देखनी है कि एटम के जो न्यूक्लियई हैं उनके पास ग्राउंड स्टेट में मींस मिनिमम एनर्जी की स्टेट में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उस एंगुलर मोमेंटम को डेजिग्नेट करने के लिए हम एक स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं जिसे हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर बोलेंगे और उसे आई से लिखेंगे। अब जो ये आई है किसी भी न्यूक्लियस का, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई ऑड इंटीजर लाइक 1/2, 3/2, 5/2 भी हो सकता है और इंटीग्रल वैल्यूज लाइक 1, 2, 3 भी हो सकता है। अब ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के कुछ सेट ऑफ एम्पिरिकल रूल्स हैं, जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि अगर किसी न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर इवन हो, जैसे एग्जाम्पल में कार्बन 12 है जिसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 है, इन सभी के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इवन है, तो ऐसे केस में इनका जो नेट न्यूक्लियर स्पिन आएगा वो 0 आएगा। ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर ऑड है, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है जिसका एटॉमिक मास नंबर 2 यूनिट है, बोरोन 10 मास नंबर वाला और नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास यूनिट वाला सिस्टम, इन सभी के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो ऑड है। तो इस केस में जो आई की वैल्यू होगी वो इंटीग्रल फॉर्म में आएगी, मींस 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तीसरा केस, अगर किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर ऑड है, अब मास नंबर ऑड होने के लिए उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी नंबर ऑड हो सकता है, तो उस केस में जो आई की वैल्यू आएगी वो ऑड इंटीजर आएगी। जैसे प्रोटॉन है मींस हाइड्रोजन सिस्टम है जिसका मास नंबर ऑड यानी कि 1 यूनिट है, कार्बन 13 है और फास्फोरस 31 है। इन सभी केसेस में जो आई की वैल्यू होगी वो ऑड इंटीजर मींस 1/2, 3/2, 5/2 इस टाइप की वैल्यूज़ होंगी। अब सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि जिन न्यूक्लियस के पास स्पिन क्वांटम नंबर आई नॉन ज़ीरो होगा वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन मींस रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से या रेडियो वेव के रीजन से रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया कि जब भी किसी सिस्टम का एनएमआर रिकॉर्ड होगा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल रिकॉर्ड होगा, तो उस टाइम उस सिस्टम का न्यूक्लियस कौन से टाइप के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, तो उसका आंसर आएगा हमारा रेडियो वेव। तो अब इसके बाद जो
ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास आई नॉन ज़ीरो होगा हम उसे बोलेंगे NMR एक्टिव न्यूक्लियस। जैसे हाइड्रोजन सिस्टम है जिसको हम सिंपली प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, वो NMR एक्टिव है, तो उस केस में हम NMR को PMR भी बोल देते हैं, मीन्स प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली फंडामेंटली हाइड्रोजन और कार्बन 13 पे फोकस करते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी न्यूक्लियस जो मैग्नेटिकली एक्टिव है, मीन्स जिसका आई नॉन ज़ीरो है, अगर हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करें, अब मैग्नेटिक न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस के पास भी मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन होगी आई जो नॉन ज़ीरो होगी, अगर हम उसे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने आप को क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 2i+1 वेज में क्या कर सकता है, अलाइन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के केस में देखें, प्रोटॉन का जो आई होता है स्पिन नंबर वो हाफ होता है, इसका मतलब वो अपने आप को टोटल 2i+1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 वे से अरेंज कर सकता है। तो अब हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन पे ही फोकस करें तो हाइड्रोजन की 2 स्पिन स्टेट होंगी, ठीक है, और 2 स्पिन स्टेट को हम लेट अल्फ़ा और बीटा असाइन कर दें। तो अल्फ़ा का मेरा कहने का मतलब जिसकी स्पिन स्टेट +½ होगी और बीटा का मतलब -½ जब हम हाइड्रोजन के सैंपल पे अगर फोकस करें और उसको किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस ना करें तो जो अल्फ़ा और बीटा स्पिन स्टेट्स होंगी वो उस सिस्टम के अंदर रैंडमली ओरिएंटेड होंगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगी। जैसे ही हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ हम B0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये स्पिन हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड में 2 वे से अलाइन करेंगी। जैसे हम अल्फ़ा और बीटा कह रहे हैं तो जो अल्फ़ा स्पिन होगी वो एनर्जी वाइज डाउन आती जाएगी और बीटा स्पिन एनर्जी वाइज अप जाएगा। तो जो ये स्पिन रैंडमली पड़े थे पहले अल्फ़ा और बीटा फॉर्म की एनर्जी इक्वल थी, उस एनर्जी में अब गैप आता जाएगा जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा स्पिन स्टेट की एनर्जी सेम है जब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे हमने फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई तो जो अल्फ़ा स्पिन था वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन हो गया, जो फील्ड के साथ अलाइन होगा वो एनर्जी वाइज डाउन आ जाएगा, और जो बीटा स्पिन स्टेट है वो फील्ड के अगेंस्ट हो गया तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इन दोनों स्पिन स्टेट्स के बीच एनर्जी का गैप इंक्रीज होता जाएगा, और इस गैप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ई से। अब जो ये गैप है, पहली बात तो वो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो न्यूक्लियस हम एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए उसकी एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो गामा। ये न्यूक्लियस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो होती है वो 2.675 × 10⁸ पर टेस्ला पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से जैसे कार्बन 13 का न्यूक्लियस है तो उसके लिए जो ये वैल्यू है वो 6.688 × 10⁻7 पर टेस्ला पर सेकेंड होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियस हमारी कंसिडरेशन में है उस टाइम। B0 यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमें इन दोनों स्पिन स्टेट्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पे ही फोकस करें जिसका गामा 2.675 × 10⁸ पर टेस्ला पर सेकेंड है, और हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दें 7.046 टेस्ला का, तो जो इस एनर्जी के गैप को पूरा करने के लिए मींस अल्फ़ा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच जो एनर्जी का गैप पूरा करने के लिए हमें रेडिएशन चाहिए होगा ना एक्सटर्नली, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें 300 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए। मींस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस अगर हम 7.046 टेस्ला के फील्ड में रखें तो हाइड्रोजन की अल्फ़ा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच जो ये एनर्जी का गैप है, इस गैप को कवर अप करने के लिए हमें 300 मेगाहर्ट्ज़ की
फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन चाहिए। अब जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो 0.1 मीटर से ज़्यादा होती है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखें तो जो उसकी रेंज होती है वो 500 किलोहर्ट्ज़ से 1000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। तो जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन की बात की, तो उसको 300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो वेव चाहिए अगर हमें हाइड्रोजन की अल्फ़ा स्पिन स्टेट को बीटा स्पिन स्टेट में फ्लिप करवाना है, मीन्स ट्रांजिशन करवानी है अल्फ़ा और बीटा के बीच। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम हाइड्रोजन की दो स्पिन स्टेट्स अल्फ़ा और बीटा को एप्रोप्रिएट अमाउंट में एनर्जी सप्लाई कर देंगे, कौन से रीजन से, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से, तो जो उसका न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट मीन्स अल्फ़ा स्टेट में है, जिसको हम +1/2 भी कह सकते हैं, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके इसमें फ्लिप हो जाएगा और ट्रांजिशन हो जाएगी, और इस ट्रांजिशन से हमारे पास रिकॉर्डर में सिग्नल आएगा जिसे हम NMR सिग्नल बोलेंगे। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया, किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मोस्टली जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को वेरी करते हैं और एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स पास करवाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग NMR इंस्ट्रूमेंट है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है कि कोई भी अगर I नॉन ज़ीरो वाला न्यूक्लियस जिसका स्पिन क्वांटम नंबर I नॉन ज़ीरो है, मींस वो मैग्नेटिकली एक्टिव है, उसको एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ में रखें तो उसकी जो स्पिन स्टेट्स हैं वो 2I+1 बनेगी, और उन स्पिन स्टेट्स के बीच एनर्जी का गैप एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और उस गैप को कवर अप करने के लिए हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से रेडिएशन भेजना है, और उस रेडिएशन से न्यूक्लियस है जो वो एक स्पिन स्टेट से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके दूसरी स्पिन स्टेट में फ्लिप कर जाएगा या ट्रांजिशन कर जाएगा। और नेचुरली अगर स्पिन स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रही है तो उनमें पॉपुलेशन का इन्वर्जन होना एक ज़रूरी कंडीशन है। तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी भी सिस्टम में हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स की टाइप पता कर सकते हैं, उनका नंबर पता कर सकते हैं और उनका नेबरिंग एनवायरनमेंट पता कर सकते हैं। तो इससे हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे किसके बारे में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और जो हमारा क्वेश्चन था वो लिंक था किसके साथ कि NMR रिकॉर्ड करते टाइम कौन से रेडिएशन अब्जॉर्ब होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ रेडियो वेव्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7।